बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं ख़ादिम हूँ और आपको यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, वैसे तो तकाफ़ुल पाकिस्तान में 2005 में मुतारिफ़ हो गया था, लेकिन 2007 में पाक कतर फैमिली तकाफ़ुल ने पाकिस्तान में बाकायदा तौर पर अपने ऑपरेशंस का आगाज़ किया और स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान चूँकि एक बड़ी कॉरपोरेशन है, इसलिए इसे तकाफुल को हज़म करते करते काफ़ी देर लग गई। आलमोस्ट कोई मुतारिफ़ होने के 17 साल बाद दिसंबर 2022 में स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने तकाफुल का जो आगाज़ किया वो तैयब तकाफुल के नाम से अपने ऑपरेशंस का आगाज़ किया। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि तैयब तकाफुल कैसे काम करता है, ये दीगर तकाफुल प्रोडक्ट्स से कैसे मुख्तलिफ है और इसकी अब तक की परफॉर्मेंस क्या है। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। नाज़रीन, सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि तकाफुल एक्चुअली है क्या, क्योंकि जब हम किसी से तकाफुल की बात करते हैं तो सामने से आवाज़ आती है कि यार कान इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो, है तो बराबर, पकड़ना तो कान ही है। तो तकाफुल में और दूसरे प्रोडक्ट में हमें कोई ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आता, लेकिन नहीं, यहाँ पे फ़र्क मौजूद है। मैं आपको बताता हूँ कि फ़र्क कहाँ पे है। सबसे पहले तो आप ये देखें कि तकाफुल जो है वो तकाफुल, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। तकाफुल इज़ अ कोऑपरेटिव रिस्क शेयरिंग मैकेनिज्म, यानी ये एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया गया है जहाँ पे लोग एक दूसरे की मदद आपस में मिल के करते हैं। यानी अगर एक सोसाइटी बना ली जाए कि बिलफर्ज हम एज्यूम करते हैं कि 100 लोगों की एक सोसाइटी है और वो 100 लोग डिसाइड करते हैं कि हम एक ऐसा मैकेनिज्म बनाते हैं, एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं कि अगर हम सब में से किसी एक का कोई लॉस हो तो वो सोसाइटी मिल के उस बंदे के लॉस को पूरा कर दे। तो इस सिस्टम को आप तकाफुल कह सकते हैं। यूँ समझे कि ये एक आपका एक ऐसा सिस्टम बन जाता है जिसमें आप एक दूसरे की मदद करते हैं। तो ये इस्लाम में मना नहीं है। जबकि जो कन्वेंशनल इंश्योरेंस है उसमें ये जो रिस्क है ये एक प्राइवेट कंपनी को ट्रांसफ़र किया जाता है। ये जो रिस्क ट्रांसफ़र है और जो रिस्क शेयरिंग है, इन दोनों में थोड़ा फ़र्क है। इसको समझने तो आपको पता चल जाएगा कि तकाफुल में और कन्वेंशनल प्रोडक्ट में क्या फ़र्क है। कन्वेंशनल प्रोडक्ट में आप रिस्क ट्रांसफ़र करते हैं, जबकि तकाफुल में आप रिस्क शेयर करते हैं आपस में। इसकी तकाफुल की 2 किस्में हैं, एक जनरल तकाफुल है और एक फैमिली तकाफुल है। जनरल तकाफुल में अदर देन लाइफ, मसलन अगर किसी की कोई, जैसे हम एज्यूम करते हैं गाड़ी की इंश्योरेंस है, प्रॉपर्टी की इंश्योरेंस है, स्टॉक की इंश्योरेंस है, बिल्डिंग की इंश्योरेंस है, जितनी भी अदर इंश्योरेंसेज हैं वो सारी जनरल तकाफुल में आती हैं। उसको हम वो इंश्योरेंस मैंने इसलिए कह दिया कि एक ज़बान पे चढ़ा हुआ लफ्ज़ है, अदरवाइज़ वो जनरल तकाफुल कहलाएगा सारा कुछ। और जो फैमिली तकाफुल है वो जितनी भी जो लाइफ के साथ जितनी भी वो हैं अपना जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं वो आपको इसमें फैमिली तकाफुल में लेके आएंगे। फैमिली तकाफुल बेसिकली इसको इसलिए कहते हैं कि ये एक तहफ़्फ़ुज़ है फैमिली का, तो ये इसलिए इसको फैमिली तकाफुल कहा गया है। यानी अगर अगर किसी खुदा ना खासा किसी का कोई लाइफ लॉस होता है तो उसकी चूँकि फैमिली को ही वो तकाफुल मिलता है, इसलिए इसको फैमिली तकाफुल कहा गया है। एक्चुअली स्टेट लाइफ ने अपना जो नाम चूज़ किया है वो तैयब तकाफुल नाम चूज़ किया है। स्टेट लाइफ ने अपनी तकाफुल प्रोडक्ट्स का, जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं तकाफुल की, वो उनके नाम कुछ भी हो सकते हैं लेकिन वो अंडर तैयब तकाफुल काम करते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि तैयब तकाफुल काम कैसे करता है। देखिए, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान इस वक्त तकाफुल ऑपरेटर के तौर पे काम कर रही है। जितनी भी कंपनीज विंडो तकाफुल के थ्रू काम करती हैं या जो कंपनीज फुल फ्लेज तकाफुल कंपनीज हैं, वो तमाम कंपनीज अपने आप को तकाफुल ऑपरेटर कहलाती हैं। और जो वो तकाफुल ऑपरेटर होता है वो जब काम स्टार्ट करता है तो उनको कुछ ना कुछ अमाउंट वक्फ करना पड़ता है। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ने भी ऐसे ही एक वक्फ फंड कायम किया। इस ये जो वक्फ है बेसिकली जब आप किसी चीज़ को वक्फ कर देते हैं किसी दूसरे के लिए तो फिर उसके ऊपर आपका कोई राइट नहीं रहता। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर किसी शख्स ने कोई एक प्लॉट है जो मस्जिद के नाम पे उसने वक्फ कर दिया
तो अब उस पे मस्जिद बनाने वाला कोई भी हो, वो उस पे किसी भी डिज़ाइन की मस्जिद बनाए, उस पे उसका कोई राइट नहीं है कि वो उसको डिक्टेशन दे। यानी उसने जब वक्फ कर दिया तो वो उस प्लॉट पे उसका कोई राइट नहीं रहता। ऐसे ही ये जितना भी फंड तकाफुल कंपनीज या विंडो तकाफुल कंपनीज जो वक्फ फंड करती हैं, तो उस पे उनका कोई राइट नहीं रहता। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने स्टार्ट में 7 करोड़ 50 लाख रुपए का अमाउंट जो है वो वक्फ किया, और इस तरीके से उन्होंने एक वक्फ फंड कायम किया ताकि जो लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, इसी पैसे से उनकी हेल्प हो सके। फिर वो जो पैसा जो बाकी लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, फिर वो यूँ समझे कि एक फंड ये ग्रो करना शुरू कर देता है। अब ये जब वक्फ फंड उन्होंने बना दिया तकाफुल कंपनी ने, तो उसके बाद उनको पार्टिसिपेंट्स चाहिए होते हैं ताकि वो यहाँ पे आएँ और अपना तहफ़्फ़ुज़ लें। तो अब पार्टिसिपेंट्स जब मौजूद हैं, अब पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं और इनको किस तरीके से इस फंड में जाना है। अब जब इनको ये डायरेक्ट जो है ना वो इस फंड में इस फंड का बेनिफिट नहीं उठा सकते हैं। अब क्या होता है कि कोई भी जो भी कंपनी होती है, यहाँ पे स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान है जो तकाफुल ऑपरेटर के तौर पे काम कर रही है, तो वो एक तकाफुल अकाउंट खोलती है। अब जब पब्लिक है वो सबसे पहले तकाफुल अकाउंट में अपना कंट्रीब्यूशन डालती है। तो यूँ इस तरीके से अब वो कंट्रीब्यूशन जब उन्होंने यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर दिया, तो अब इस कंट्रीब्यूशन के 2 पोर्शन हो जाते हैं। कुछ अमाउंट इन्वेस्ट हो जाता है जो पार्टिसिपेंट को उसकी मैच्योरिटी की सूरत में मिलता है, और दूसरा जो कुछ अमाउंट है ये वक्फ फंड में चला जाता है। एक माइनर पोर्शन वक्फ फंड में जाता है और जो मेजर पोर्शन है वो पार्टिसिपेंट्स इन्वेस्टमेंट एंडोमेंट फंड में जाता है। ये पार्टिसिपेंट्स इन्वेस्टमेंट एंडोमेंट फंड बेसिकली स्टेट लाइफ ने इसका नाम रखा है, अदरवाइज इसको तमाम कंपनीज पार्टिसिपेंट्स फंड ही कहती हैं, या वो उन्होंने कोई भी अपना नाम रखा हो, लेकिन इसका जो जेनरिक नेम है वो पार्टिसिपेंट्स इन्वेस्टमेंट फंड कहलाता है। अब ये जो मेजर पोर्शन है वो इन्वेस्टमेंट फंड में आ जाता है, और एक माइनर पोर्शन है वो तकाफुल एंडोमेंट फंड में, यानी जो वक्फ फंड है उसमें चला जाता है। अब ये जो दोनों फंड्स जो हैं, इन दोनों फंड्स में जितना भी पैसा होता है वो तकाफुल ऑपरेटर कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करता है, और इस इन्वेस्टमेंट के दौरान अगर खुदा न खास्ता किसी पार्टिसिपेंट्स की डेथ हो जाती है, तो उस पार्टिसिपेंट्स को या उसकी फैमिली को ये जो तकाफुल फंड है, जो वक्फ फंड है, इसमें से उसकी फैमिली की हेल्प होती है। ये जो वक्फ फंड है, चूँकि ये एक म्यूचुअल फंड है, तमाम लोगों का इसमें पैसा मौजूद है एक दूसरे की फैमिली को हेल्प करने के लिए इन केस ऑफ एनी डेथ केस, ठीक है। और ये समझे कि इस फंड में से उन फैमिलीज़ की हेल्प हो जाती है जो फैमिलीज़ खुदा न खास्ता अपने सरबराह को खो बैठती हैं। अब ये जो दूसरा फंड है, उसमें से जब किसी की मैच्योरिटी आती है, तो यहाँ से जितना हिस्सा उसने डाला होता है वो हिस्सा ग्रो करता रहता है, और वो हिस्सा जो ग्रो करता है वो उसको उसकी मैच्योरिटी के वक्त वो मिल जाता है। बिलफर्ज उसने सपोज, अब मैं एज्यूम करता हूँ कि बिलफर्ज उसने 10 लाख रुपया मुख्तलिफ किस्तों में उसने 10 लाख रुपया दिया, तो अब ये ग्रो करते करते वो 20 हो जाए, 30 हो जाए, 50 हो जाए, जो भी है वो उसको यूनिट्स अलाउ की उसका एलोकेट किए जाते हैं। वो जितना भी पोर्शन उसका हो जाता है वो फिर उसको जो ना मैच्योरिटी की सूरत में मिल जाता है। अच्छा, मैच्योरिटी के वक्त सिर्फ इन्वेस्टमेंट फंड में से वैसे नहीं मिलते हैं। एक्चुअली जो पार्टिसिपेंट्स तकाफुल एंडोमेंट फंड है, इसमें इसको भी चूँकि आगे इन्वेस्ट किया जाता है। अच्छा, इसमें से कुछ चीज़ें माइनस करके मैं आगे जाके बताऊंगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें माइनस होती हैं। वो माइनस करने के बाद फिर जो सरप्लस अमाउंट बचता है उसको बोनसेस की शक्ल में उन पार्टिसिपेंट्स को लौटा दिया जाता है। अच्छा, लेकिन जो बाकी दीगर कंपनीज हैं अदर देन स्टेट लाइफ, तकाफुल, तैयब तकाफुल, वो क्या करती हैं, जो सरप्लस अमाउंट है वो पार्टिसिपेंट्स इन्वेस्टमेंट फंड में ट्रांसफ़र कर देती हैं। फाइनली जाता वो भी पार्टिसिपेंट्स के पास ही है, कंपनी उसको खाती नहीं है। लेकिन यहाँ पे तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, चूँकि जो तैयब तकाफुल है,
इसमें वो अमाउंट उनको बोनस की शक्ल में दे दिया जाता है, और जबकि जो दीगर कंपनीज हैं वो उस अमाउंट को इन्वेस्टमेंट फंड में डाल देती हैं और वो इन्वेस्टमेंट वहाँ पे ग्रो होती रहती है। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो तकाफुल ऑपरेटर है, ये जो सारा खेल इसने रचाया है, ये इसको क्या फ़ायदा है? तो ऐसा नहीं है, वो बैठ के तमाशा नहीं देखता, वो भी अपने चार्जेस लेता है, वो दोनों फंड्स में से अपने चार्जेस लेता है। अगर हम इन्वेस्टमेंट फंड की बात करें तो इस यहाँ से भी उसकी वकाला फ़ी आती है, और जो दूसरा फंड है उस वहाँ से भी वो अपना जो तकाफुल एंडोमेंट फंड है उसमें से भी अपना ये वकाला फीस लेता है। ये कितनी वकाला फीस लेती है मैं आगे जाके आपको बताता हूँ। अच्छा, ये जो दोनों फंड है इनको कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट किया जाता है, अब हम आपको ये भी बता दें, क्योंकि बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि जी आप आगे इन्वेस्टमेंट कहाँ करते हैं, तो ताकि मैं उनको ये क्लियर कर दूं कि हम इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ करते हैं। देखिए, ये दोनों फंड है, इनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो स्कूप बॉन्ड्स में होती है, वो शरिया कंप्लाइंट स्टॉक्स में होती है, वो इस्लामिक बैंक डिपॉजिट्स में होती है, और वो रियल स्टेट्स में होती है। दोनों की जो इन्वेस्टमेंट है वो सेम वेन्यूज में होती है। ऐसा नहीं है कि कुछ हम उधर करते हैं कुछ उधर करते हैं, नहीं, सेम वेन्यूज हैं जो शरई तौर पे जो इजाज़त मिलती है, उन्हीं वेन्यूज में हम इनको इन्वेस्ट करते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि इसमें प्रॉफिट शेयरिंग क्या है। अब ये दोनों फंड्स मैंने आपके सामने रख दिए। पहला फंड है इन्वेस्टमेंट फंड वाला, तो इसमें से मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि वकाला फीस कितनी है। तो इसमें से इसका जो 100% प्रॉफिट है वो जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको एलोकेट कर दिया जाता है मैच्योरिटी के वक्त, या खुदा न खास्ता डेथ की सूरत में भी इसका जितना भी प्रॉफिट है वो क्लाइंट को मिल जाता है। इसमें जो वकाला फीस है वो एनुअली 1.5% यानी 1.5% एनुअल फीस है, ये उसकी वकाला फीस है, और 1200 रुपया उसकी एनुअल फीस है, ये एडमिनिस्ट्रेशन फीस है। यानी समझे कि महीने के 100 रुपये ये भी कटते हैं इस फंड में से। तो वो चूँकि पार्टिसिपेंट्स काफ़ी सारे होते हैं इसलिए वो एक बड़ा अमाउंट बन जाता है, जिससे जो तकाफुल ऑपरेटर है वो अपने एक्सपेंसेस वगैरह पूरे करता है। और अब जो हम इसकी बात करते हैं तकाफुल फंड की, तो इसमें से मैंने आपको बताया था कि कुछ डिडक्शंस होती हैं, उसके बाद जो अमाउंट बचता है वो आपको इसमें इसकी शक्ल में जो बोनस की शक्ल में आपको मिल जाता है। तो पहला जो उसमें एक्सपेंस है वो वही 1.5% वकाला फीस है जो हाँ इन्वेस्टमेंट फंड में से कटती है, और जो क्लेम्स पेमेंट होती है खुदा ना खास्ता ड्यूरिंग द ईयर, अगर कोई किसी की डेथ हो गई है तो उसकी फैमिली को जो सपोर्ट की जाती है वो क्लेम पेमेंट कहलाता है, वो भी इसमें से माइनस हो जाता है। और फिर इसके साथ साथ आने वाले वक्त में एक रिज़र्व फंड रख लिया जाता है कि खुदा ना खास्ता अगर किसी की आने वाले वक्त में डेथ होती है तो वो भी एक रिज़र्व फंड के शक्ल में वो भी रख लिया जाता है। और फिर चौथी चीज़ जो कटती है वो उसमें से री-तकाफुल कटता है। यानी कोई भी इंश्योरेंस कंपनी होती है या तकाफुल कंपनी होती है, वो किसी न किसी बड़ी इंश्योरेंस कंपनी या तकाफुल कंपनी से इंश्योर्ड होती है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ हमें इंश्योरेंस दे रही है, उनको भी इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़ती है। यानी वो तकाफुल कंपनीज री तकाफुल के पास जाती हैं, इंश्योरेंस कंपनीज री इंश्योरर के पास जाती हैं। तो यहाँ पे जो री तकाफुल का जो कंट्रीब्यूशन है जो तकाफुल ऑपरेटर बेयर करता है वो इसी फंड में से माइनस करके, ये चार चीज़ें माइनस करने के बाद जितना भी अमाउंट इन्वेस्टमेंट में से बचता है वो पार्टिसिपेंट्स को बोनस की शक्ल में अनाउंस करके दे दिया जाता है। अब मैं आपको बताऊं कि हमारा ये जो फंड की परफॉर्मेंस क्या है। ये जो रिपोर्ट मैं आपके सामने रख रहा हूँ ये है मई 2025 की। इस रिपोर्ट में मैंने आपको पहले बताया कि जब ये फंड स्टार्ट हुआ था तो ये 7,50,00,000 रुपए से हुआ था। इस वक्त इस फंड की जो वैल्यू है वो 2,10,00,00,000 रुपए की वैल्यू है। यानी इसने ग्रो किया है पिछले सालों में, यानी 2022 में ये स्टार्ट हुआ था, अभी 2025 चल रहा है, इसका मतलब है ऑलमोस्ट 3 साल होने वाले हैं इस फंड को स्टार्ट हुए। चूँकि दिसंबर में स्टार्ट हुआ था तो 3 साल दिसंबर में पूरे होंगे, तो ये ऑलमोस्ट 2.5 साल में इसने इतना ग्रो किया है
कि 7 करोड़ 50 लाख रुपए से ग्रो करके ये 2 अरब 10 करोड़ तक पहुंच गया है। अगर हम इसकी परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो इस वक्त जो अगर हम मई की बात करते हैं तो मई से मई तक, यानी इस मई से 2025 के मई से तक 2024 के मई से 2025 के मई तक जो इसकी जो ग्रोथ आई है वो 12.46% यानी 12.5% इसने जो है ना वो रेवेन्यू जनरेट करके दिया है अपने पार्टिसिपेंट्स को। और अगर हम इसकी बात करते हैं कि जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है तब से अब तक इसने क्या प्रॉफिट दिया है, तो ये 15.5% के करीब करीब 15.34% इसने प्रॉफिट जनरेट करके दिया है। ये किसी भी फंड के मुकाबले में कम नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर परफॉर्मेंस है। अगर हम बात करते हैं कि ये कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट होता है, मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया कि ये कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट होता है। हमारे पास वेन्यू तो 4-5 हैं, लेकिन चूँकि फंड मैनेजर ये देखता है कि आपका अमाउंट हम कहाँ लगाएंगे तो हम बेहतर मुनाफा कमा पाएंगे। तो इस वक्त इस रिपोर्ट के मुताबिक ये जो इन्वेस्टमेंट की हुई है वो सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में की हुई है और बैंक्स में की हुई है, क्योंकि यहाँ से फंड मैनेजर ने समझा है कि यहाँ से हम बेहतर मुनाफा जनरेट कर सकते हैं। हो सकता है आने वाले वक्त में वो बैंक को कम कर दे या वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को कम कर दे और किसी दूसरी जगह पे इक्विटी वगैरह में डाल दे, क्योंकि इक्विटी इस वक्त आपको पता है कि बलून है। तो फंड मैनेजर बड़ा सियाना होता है, उसको पता होता है कि खुदा ना खासा किसी वक्त भी झटका लगा तो क्लाइंट्स का नुकसान होगा। इसलिए स्टेट लाइफ के जो फंड मैनेजर हैं वो अपनी तरफ से बेहतरीन करते हैं ताकि अपने पार्टिसिपेंट्स को बेहतरीन मुनाफा दे सकें। अब हम आपको बताएंगे कि इस फंड की हिस्टोरिकल ग्रोथ क्या है। मैंने जैसे आपको बताया कि 2021 में ये फंड स्टार्ट तो कर दिया गया था, लेकिन ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ था। तो उस वक्त चूँकि ट्रायल बेसिस पे चल रहा था, 2021 के पता नहीं किस महीने में स्टार्ट किया और 22 के दिसंबर तक इसकी जो ग्रोथ है वो यूँ समझें कि 10% 10.44% है। उसके बाद दिसंबर 22 में इसको ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया और उसके बाद फिर ये 2024 के एंड तक की जो परफॉर्मेंस है वो 18.22% है। और अगर इसकी हम एवरेज देखते हैं, अब यानी स्टार्ट से लेके अब तक की जो एवरेज ग्रोथ है वो 15.34% का फ़ायदा वो इस फंड ने अपने क्लाइंट्स को दिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छा, अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो ये बहुत अच्छा फ़ायदा है। शॉर्ट टर्म में, चूँकि शॉर्ट टर्म में हमने देखा है बहुत से फंड 22-22, 24-24% तक की परफॉर्मेंस दी है। लेट्स से अगर कहीं पे इक्विटी मार्केट बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है तो उस वक्त 24%, 25% तक का भी म्यूचुअल फंड्स ने ग्रोथ दी है, लेकिन कितने दिनों की? 10 दिनों की, 5 दिनों की। जब उसको महीने पे फैलाते हैं तो वो फिर वही गिरती है 8% पे, 9% पे। तो ये जो ग्रोथ फंड की ग्रोथ होती है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट वेन्यूज़ में इसकी इन्वेस्टमेंट की जाती है, तो वो कहीं से ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा होता है, कहीं से कम आ रहा होता है। तो इस तरीके से इसकी जो ग्रोथ है वो इफेक्ट होती है। इक्विटी मार्केट में जब आप जाते हैं एग्रेसिव फंड की तरफ तो वहाँ पे आपको सडनली आपको एक बहुत बड़ी ग्रोथ नज़र आती है और सडनली आपको उसमें बहुत बड़ी गिरावट भी नज़र आती है। तो चूँकि ये एक बैलेंस्ड फंड है, इस बैलेंस्ड फंड की जो ग्रोथ है 15.34 बेहतरीन ग्रोथ है। अब हम आपको बताते हैं कि तैयब तकाफुल बाकी तकाफुल प्रोडक्ट से कैसे मुख्तलिफ है। अगर आप किसी भी प्राइवेट कंपनी का तकाफुल प्लान उठा के देखें तो वहाँ पे लिखा होता है कि इन केस ऑफ डेथ आपको क्या मिलेगा, या आपको सम कवर्ड होता है इंश्योरेंस का अमाउंट, या जो उसकी कैश वैल्यू, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने 10 लाख रुपया 10 साल में इन्वेस्ट किया, वो ग्रो करके 20 हो सकता है, 30 हो सकता है, 25 हो सकता है, जो भी हो सकता है, या अगर वो ज़्यादा है तो वो मिल जाएगा और अगर इंश्योरेंस का अमाउंट ज़्यादा है तो वो मिल जाएगा। बिलफर्ज अगर हम शुरू के सालों में बात करते हैं तो शुरू के सालों में जो आपका सम कवर्ड यानी इंश्योरेंस का अमाउंट होता है वो ज़्यादा होता है, और यानी यूँ समझे कि 8-9 साल तक वो तकरीबन वो ही ज़्यादा रहता है। उसके बाद जाके जो उसकी कैश वैल्यू है उस फंड की, वो कैश वैल्यू ज़्यादा होती है। तो किसी भी सूरत में अगर डेथ होती है तो आपको दोनों में से कोई एक चीज़ मिल जाएगी,
ये या वो। और ऐसा ही मैच्योरिटी में भी है। मैच्योरिटी के वक्त भी वो देखा जाता है कि आपकी जो कैश वैल्यू है, जो आपका फंड ने जो ग्रो किया है वो कितना है, और आपका इंश्योरेंस का अमाउंट जो है वो कितना है। तो इन दोनों में से वो जो आपकी जो मैच्योरिटी वैल्यू है वो आपको वही मिलती है। तो कैश वैल्यू बेसिकली उस वक्त तक वो मैक्सिमम हो चुकी होती है, तो वहाँ पे आपको कैश वैल्यू मिल जाती है और आपको क्विट करना पड़ता है। अब हम आपको बताएंगे कि स्टेट लाइफ क्या देता है। स्टेट लाइफ में अगर आप देखते हैं तो डेथ बेनिफिट क्या है? कवर, सम कवर, यानी जो भी आपकी इंश्योरेंस की अमाउंट है, और मैंने आपको बताया कि उसमें जो तकाफुल फंड है उसमें जो सरप्लस अमाउंट आता है उसके बोनसेस होते हैं, वो बोनसेस डिक्लेयर किए जाते हैं। दूसरी चीज़ वो बोनसेस आ जाते हैं। और तीसरी चीज़, जो आपका इन्वेस्टमेंट फंड में जितनी भी अमाउंट होती है वो जितनी भी ग्रो कर चुकी होती है, इन तीनों चीज़ों को क्लब करके आपको दिया जाता है। यानी देखिए, जो पहली चीज़ है ना सम कवर्ड, ये डेथ बेनिफिट में आपको वहाँ पे या तो सम कवर्ड मिलता है और या आपको कैश वैल्यू मिलती है, जबकि यहाँ पे दोनों चीज़ें मिल रही हैं। अगर अर्ली डेथ होती है तो भी आपका जो इन्वेस्टमेंट में जो पैसा गया हुआ है वो भी आपको मिलता है, और जो आपका अगर इधर से कुछ बोनस है तो आपको वो भी मिलते हैं। सम कवर्ड तो मिलेगा ही मिलेगा। और आखिरी के सालों में चूंकि आपकी जो कैश वैल्यू है वो ज़्यादा हो चुकी होती है, तो या वो मिलती है या आपको सम कवर मिलता है। तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ें मिलती हैं। इसलिए तैयब तकाफुल का कंपटीशन दूसरी प्रोडक्ट्स के साथ तो है ही नहीं कोई कंपैरिजन। ऐसे ही मैच्योरिटी में भी जाके आपको सम कवर भी मिलता है, डिक्लेयर्ड बोनसेस भी मिलते हैं, और जो आपका इन्वेस्टमेंट में जो पैसा गया हुआ है वो भी जितना भी आपका वो पैसा उसके साथ जुड़ चुका है प्रॉफिट की शक्ल में, वो तीसरी चीज़ वो भी मिलती है। यानी मैच्योरिटी और डेथ की शक्ल में आपको दोनों चीज़ें मिलती हैं। आपका इंश्योरेंस का अमाउंट भी मिलता है जिसको सम कवर्ड कहते हैं, और आपको जो भी आपका इन्वेस्टमेंट बेनिफिट है वो भी मिलता है, और जो आपके डिक्लेयर्ड बोनसेस हैं वो भी आपको मिलते हैं। जबकि बाकी कंपनीज की जितनी भी तकाफुल प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पे आपको विच एवर इज हायर वो मिलता है, जो ज़्यादा होता है वो मिलता है। एक चीज़ आपकी रख ली जाती है, ऑब्वियसली कंपनी ने अपने खर्चे भी चलाने होते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि स्टेट लाइफ का तकाफुल प्लान काम कैसे करता है। स्टेट लाइफ का तैयब तकाफुल यूनिट लिंक सिस्टम और बोनस सिस्टम के तहत चलता है। यूनिट लिंक सिस्टम क्या है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यूनिट लिंक सिस्टम के बारे में भी समझाऊंगा कि यूनिट लिंक सिस्टम है कैसे, कैसे काम करता है। और बोनस सिस्टम तो मैंने आपको बता दिया कि जो भी सरप्लस अमाउंट बचता है उसमें से जितना भी आपको जो खर्चे निकाल के जो अमाउंट बचता है वो पार्टिसिपेंट्स को बोनस की शक्ल में दे दिया जाता है, और लेकिन दे दिया जाता है एज पर हिस्सा बकदर जुस्सा। ठीक है, तो ये मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यूनिट लिंक सिस्टम के बारे में ज़रूर बताऊंगा। तो नाज़रीन, मुझे उम्मीद है आप जान चुके होंगे कि तैयब तकाफुल बाकी तकाफुल प्रोडक्ट से कैसे मुख्तलिफ है, इसकी अब तक की परफॉर्मेंस क्या है, और ये अंदरूनी तौर पे किस तरह काम करता है। इसके साथ ही खादिम को इजाज़त दीजिए। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।